हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप एक ऐसे वीडियो में इंटर कर चुके हैं जहां आपको ऑथेंटिसिटी के साथ अरिथमेटिक की हर एक चैप्टर का दोस्तों रिवीजन कराया जाएगा। और जितने भी मैं जो क्वेश्चन लाया हूं इस सीरीज में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, जो मैं पिछले कई महीनों से क्वेश्चनों को मैं दोस्तों छाट रहा था। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे नहीं जो क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे, मैं ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नहीं लाता। मैं ऐसे क्वेश्चनों को इस एपिसोड में लाया हूं जो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूती देगा और आपको कुछ ना कुछ दोस्तों इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक ऐसा वीडियो है जहां आपको ऑप्शन से खेलना भी सिखाया जाएगा और कॉन्सेप्ट भी दोस्तों आपको सिखाया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और दोस्तों सिक्के हैं 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 के अनुपात में। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 रुपये के दोस्तों सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इन तीनों मूल्यों के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अगर 80 है, कितना है मेरे भाई? अगर 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सिक्कों की संख्या 50 पैसे के कितना दिया हुआ है? 2, और इसी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80। ये दोस्तों कितना गुना हो गया? तो 40 गुना हो गया। तो बोल रहा है कि कुल कितने रुपये हैं। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। अगर दोस्तों 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो कुल कितने पैसे होंगे? कुल कितने रुपये होंगे? 40 रुपया होगा, आप सभी को मालूम होगा। इसका दोस्तों 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ 1, और ये भी दोस्तों कितना गुना होगा? 40 गुना होगा। कितना गुना होगा? 40 गुना होगा। यानी कि अगर 1 रुपये के 40 सिक्के होंगे तो कितने रुपये होंगे? 40 रुपया होगा। ये भी दोस्तों 40 गुना होगा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 120। आप सभी को दोस्तों मालूम है कि अगर 4 गो रहेंगे 25 पैसे के सिक्के तो 1 रुपया होगा। तो अगर उसी प्रकार से अगर 120 सिक्के हैं तो कितने रुपये होंगे? मतलब हम इसमें दे देंगे भागा 4 से, तो 4 तिये 12 यानी कि 30 रुपया हो जाएगा। तो बोल रहा है कि टोटल पैसे कितने हैं? तो 40 40 80 और 30 110 रुपये हैं। तो 110 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पाइप है जो एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप खाली टंकी को 10 घंटे में भर देता है। ठीक है दोस्तों, एक पाइप है ए, जो एक ए नामक पाइप है वो किसी टंकी को 14 घंटे में भर देता है। वो एक दूसरे पाइप बी के साथ मिलकर टंकी को भर दे रहा है 10 घंटे में मात्र। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर सिर्फ बी भरे उस टंकी को तो कितने देर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एलसीएम के माध्यम से टोटल यूनिट ऑफ वाटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर आप 14 और 10 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आप 140 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोस्तों कितना गुना है? तो 14 गुना है, और ये है दोस्तों 10 गुना। ये 14 और 10 का मतलब हुआ कि जो ए की क्षमता है वो है कितना? 10 यूनिट है, और ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितना हो गया? 14 यूनिट हो गया। तो अगर हम सिर्फ निकालेंगे दोस्तों बी का क्षमता तो क्या करेंगे, इस ए बी की क्षमता में से अगर ए की क्षमता को माइनस कर देंगे तो क्या बी की क्षमता नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? बी की क्षमता 4 हो जाएगा। तो बोल रहा है बी इस पूरे खाली टंकी को भरने में कितना घंटे का समय लेगा। तो दोस्तों टोटल कितना पानी हमको भरना है? 140 भरना है, और कितने की क्षमता से? तो दोस्तों 4 की क्षमता से। कितने बार में कट जाएगा? 2, और ये दोस्तों 70 बार में कटेगा, फिर उसके बाद 2 से 35 बार में कट जाएगा। यानी कि 35 घंटा का समय लगेगा सिर्फ बी को इस खाली टंकी को भरने में। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों करते क्या है ना, यूट्यूब पे अपनी व्यू को लाने के लिए लोग इजी क्वेश्चनों को ला देते हैं, और उस इजी क्वेश्चन के चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं। अगर वे लोग 20 क्वेश्चन लाएंगे तो उन लोग 15 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो आपसे बनेगा ही बनेगा।
अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं कि यूट्यूब का में क्या रवैया होता है भाई, तो आप मतलब एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। आपका छाती फूल सकता है लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है। वहाँ पे हवा भी नहीं लगेगी। आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल की दोस्तों जो प्रीवियस ईयर की मैथ है, आप लगा के देख लेना। चाहे तो मैं जो इस सीरीज़ में लाया हूँ, आप इस सीरीज़ को भी ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगता है, आप कितने मैथ को बना पाते हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बोल रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1000 हो जाएगा 4 अंकों की, ठीक है। अब बोल रहे दोस्तों जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो दोस्तों 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। 2 से भी कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए और 5 से कटना चाहिए। मतलब इन तीनों डिजिटों से कब कटेगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 6 6 5 30। मतलब जो 30 के मल्टीपल में जो भी संख्या होगा वो दोस्तों 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 30 में से इस 1000 में भाग दे देंगे। हम देते हैं दोस्तों यहाँ पे भाग, कितना बार में जाएगा, 30 3 90, 100 में से 90 तो 10, फिर एक उठाएंगे 0 यहाँ, तो 30 3 90, कितना बच गया 10। अगर यहाँ पे दोस्तों 20 हम और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 30। और अगर यहाँ पे दोस्तों जैसे ही 30 होगा, क्या इस 30 से पूरी नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। मतलब हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 1000 में 20 अगर हम और जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों पूरे के पूरी 30 से कट जाएगा। 30 से कट जाएगा मतलब 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। लेकिन बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए। दोस्तों ये 4 अंकों की एक ऐसी संख्या निकल गई 1000 + 20, जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और शेषफल नहीं बचेगा। शेषफल 1 बचाने के लिए हमें इसमें 1 जोड़ना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1021। तो 1021 इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। इनमें से कौन सी संख्या, दोस्तों क्वेश्चन तो है इजी लेकिन लैंग्वेज में फंसा दिया है। और ये दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, एसआई का ये वाला क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 80 का 40% कम है। अगर 80 में 40% कम है या 80 का 40% कम है, मतलब 80 के 60% के बराबर है। इस पर दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। अगर ये दोस्तों 80 का 40% कम है, मतलब दोस्तों 80 के 60% के बराबर है, यानी कि 60/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 6 कितना हो जाएगा 48। और 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किया, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देता। यदि सारथी ने 5 साल के लिए बैंक में रखा है, ठीक है। टोटल दोस्तों पूंजी कितना है, तो 3125 रुपये का पूंजी है, 3125 रुपये का पूंजी है। सालाना रेट कितना है, 8% है। कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए। और दोस्तों बट्टे में कितना हो जाएगा 100। चलिए हम इसे काट पीट करते हैं, है ना। तो कितना बार में कटेगा मेरे भाई, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, 5 5 25 और फिर दोस्तों इसे काट देंगे 5 से, तो 5 6 30, एक चल जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 25, 650 दूनी 1250 रुपया। एक क्वेश्चन दोस्तों कैलकुलेशन बेस्ड ओनली क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड ये नहीं है। जैसा आपका कैलकुलेशन रहेगा आप तो इसे तुरंत बना ले जाएंगे। तो 1250 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोल रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपया है और उसी 2 वर्ष का साधारण ब्याज
300 रुपया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो 1 साल का CI होता है और जो 1 साल का SI होता है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है वो दोस्तों कितना होता है, तो 0 होता है, क्योंकि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो तो। ठीक है, तो 1 साल का जो CI होता है, 1 साल का CI और 1 साल का जो SI है कितना होता है, तो सेम होता है। अगर SI यानी कि अगर साधारण ब्याज अगर 2 वर्ष में 300 रुपया हुआ है तो पहला वर्ष में कितना रुपया हुआ होगा, 150 रुपया हुआ होगा। अगर साधारण ब्याज 150 रुपया है तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है वो दोस्तों बराबर होता है, मतलब पहला साल भी कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 150 रुपया होगा। दूसरे साल में जो CI होता है वो कितना हो जाता है, 309 रुपया हो जाता है। 309 रुपया हो जाता है यानी कि पहला वर्ष में 150 रुपया हो गया है, तो दूसरा वर्ष में कितना रुपया होगा जो 309 रुपया हो जाएगा, मतलब कि 159 रुपया होगा। और ये दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 300 रुपया, मतलब ये दूसरे वर्ष का भी 150 रुपया होगा। बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से निकाल लेंगे, कितना बढ़ गया 1 साल में, 9 रुपया, कितना में, 150 रुपया में, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, है ना, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 तिया 9, 3 दूनी 6%। तो दोस्तों 6% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है 15% की हानि पर बेचा जाता है यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है। मतलब एक वस्तु है जिसका मूल्य कितना है मेरे भाई, तो 1200 रुपया इस वस्तु का मूल्य है। ये 1200 अपने आप में 100% के बराबर है। अगर इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है, 15% की हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब हो गया इसे 85% में बेचा जाता होगा, 85% में, और ये 100% के बराबर है। अगर इसके मूल्य में 5% की और कमी की जाती है, अगर 5% की कमी की जाएगी तो वस्तु को बेची जाएगी कितने प्रतिशत में, तो 95% में दोस्तों बेची जाएगी वस्तु को। तो 95/100 कर देंगे यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, हम इसे मिटा ही देते हैं। चलिए अब हम इसे काट पीट करते हैं ना, 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गए यहाँ पे। अच्छा अगर हम यहाँ पे दोस्तों काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 25 से 100 हो गया, 5 25 से 50, 5 17 85 हो गया, 5 19 से 95 हो गया, कितना हो गया, अब 17 तिया 51 इंटू 19 है ना, कितना हो जाएगा। चलिए अब हम इसे ऑप्शन से बनाते हैं। अगर आप ऑप्शन से नहीं भी अगर बनाइएगा तो दोस्तों आप इसकी यूनिट डिजिट को मैच कीजिए, 9 एकम 9। तो दोस्तों अगर आप इसका देखिएगा यूनिट डिजिट 9 एकम 9, मुझे देखना पड़ता है दोस्तों बार बार अपना मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हमें देखना पड़ता है, कहाँ पे हैं हम। हाँ दोस्तों अगर हम ऑप्शन की ओर अगर हम एक नज़र मारेंगे तो दोस्तों 9 कोई भी संख्या का लास्ट में नहीं है सिवाय ऑप्शन नंबर बी का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको गुणा करने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आप निश्चित हो जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बोल रहा है कि 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। 22% के छूट देने के बाद भी 17% के लाभ कमाने के लिए उसके अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की छूट देना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए आप इसमें दोस्तों एक फार्मूला को याद रखेंगे। फार्मूला क्या है, MP/CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। आप इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा। CP आपको हमेशा 100 मानना है ना। MP कितना हो जाएगा मेरे भाई, नहीं मालूम है, निकालना है।
CPM अपने आप में 100 मान लेंगे। प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ होना चाहिए, यानी कि 100 + 17 = 117। और दोस्तों डिस्काउंट कितना हो रहा है, तो 22% का। अब मतलब क्या हो गया, 100 - 22 = 78 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलिए काट कूट करते हैं। 13 × 9 = 117, 13 × 6 = 78 है ना, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 50 = 100 और 50 × 3 कितना हो जाएगा, MP = 150। तो बोल रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य को हम 100 मान लिए हैं, MP 150 आ गया है, तो ये कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है ना। तो 50% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये जो डाटा जो दिखाई दे रहा है ना, आपको इस डाटा के बेस्ट पे काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे भी हमें बना लेना है। अगर आप ऐसे ही बनाइएगा ऑप्शन मान के तो सही से नहीं बनने वाली है और ज़्यादा टाइम ले सकती है। तो आप इस फॉर्मूला को दोस्तों याद रखेंगे और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पार्टनरशिप का। बोल रहा है 48,000 रुपये की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य के बीच में 11:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कितना है, एक है दोस्तों अनिल और एक है दोस्तों आदित्य है। जो अनिल को जो दिया जाता है हिस्सा 11 के अनुपात में दिया जाता है और आदित्य को दोस्तों 13 के अनुपात में हिस्सा को दिया जाता है। ठीक है, बोल रहे तो आदित्य का हिस्सा क्या होगा, जो आदित्य का हिस्सा होगा वो अपने आप में 13 का फैक्टर होगा, 13 का मल्टीपल तो होगा ना। अगर आप ऑप्शन की ओर नज़र मारेंगे तो आपको ओनली ऑप्शन नंबर बी 26,000 जो है ओनली वही जो है वो दोस्तों 13 का एक फैक्टर है। बाकी कोई भी ऑप्शन 13 से नहीं कट रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे भी क्वेश्चन को खेलना है, ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल डाटा से ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आपके वहाँ लोग सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, आप कितना जल्दी क्वेश्चन के ऑप्शन को मार्क करके आप कितना ज़्यादा टाइम सेविंग करके आप दूसरे क्वेश्चन में अपना आप समय को दे रहे हैं, उस चीज़ की वहाँ पे जांच की जाती है। तो अगर आप अभी से दोस्तों प्रिपेयर रहेंगे तो आपको वैसा प्रॉब्लम फेस करने का मौका नहीं मिलेगा वहाँ पे। देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए अकेला एक काम को 3 दिनों में कर सकता है ना। ए अकेला एक काम को 3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है। बोल रहा है कि अगर इन दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया हो तो शेष कितना कार्य बचा है। तो शेष कितना कार्य बचा है इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि आखिरकार काम है कितना। तो दोस्तों काम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं और उसी एलसीएम के माध्यम से हम टोटल यूनिट ऑफ वर्क को ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। ये दोस्तों कितने बार में डिविजिबल है, 3 बार में, और ये दोस्तों 7 बार में डिविजिबल है। यानी कि जो ए की कार्य क्षमता है मेरे भाई वो 7 यूनिट है, जबकि बी की कार्य क्षमता 3 यूनिट है। इसलिए तो बी को कार्य करने में ज़्यादा समय लग रहा है। बोल रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन तक कार्य किए ए और बी मिलकर, और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, तो 7 और 3 10 है, यानी कि दोनों मिलाकर 2 दिन में 20 काम किए। बोल रहा है क्वेश्चन में कि कुल कितना काम शेष बच गया है। तो शेष दोस्तों कितना काम बचा है, तो दोस्तों 21 में से 20 काम कर दिया, कितना काम बच गया, 1। कितना में इतना 1 बचा हुआ है, तो 21 में, तो 1/21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों एपिसोड छोटा है लेकिन क्वेश्चन धमाकेदार हैं, और जो आपको समझ में आया होगा उसका तो कोई जवाब ही नहीं है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरे सेशन में एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यूट्यूब के चक्रव्यूह में कभी ना पड़ें, जो इजी क्वेश्चनों को करवा कर आपकी समय को बर्बादी करते हैं, आपकी समय की बर्बादी करते हैं। दोस्तों फॉर्म को तो लाखों करोड़ों में भरी जाएगी और आप सभी को मालूम है कि जो रेलवे का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कोई स्पेशल डिग्री दोस्तों नहीं मानी जाती है। लगभग ग्रेजुएशन सबके पास होती है। अगर जो लड़का ग्रेजुएट नहीं है वो तो 10th क्वालिफाई होगा ही होगा। इसके अलावा तो कोई टेक्निकल वाली तो डिग्री मांगी ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अप्लाई की जाएगी और सिलेक्शन कितने का होगा? मात्र कुछ चंदों का है, 4000 कुछ लोगों का। फॉर्म कितने लाखों में चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो आपको उस सीमा को दोस्तों पार करना है मेरे साथ। बाकी आप दोस्तों कमेंट करेंगे कि क्या इस एपिसोड को और ज़्यादा लंबा किया जाना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।